हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स उसके जो अनसोल्व्ड एक्सरसाइज है उसको सोल्व करेंगे। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसके आप स्टेटमेंट देखो। तो इसके अंदर ये है कि व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग द चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कॉलम, 3 × 10⁻⁷ कॉलम। दो चार्जेस दे रखे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दे रखी है और वो एयर में सिस्टम है। ठीक है, तो हमें इनके बीच में फोर्स निकालना है। तो सिंपल इसके अंदर डायरेक्ट कॉलम्स ला लगा दो तो बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई में R²। अब ध्यान रखना सबकी हमें SI यूनिट रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो के की वैल्यू आप कितनी रखोगे 9 × 10⁻⁹, है ना ऐसा यूनिट। Q1 की वैल्यू आपको गिवन है ऐसा यूनिट 2 × 10⁻⁷, और Q2 की वैल्यू गिवन है आपको, सब वैल्यू अप्लाई कर दो यहाँ पे 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷। ठीक है, डिवाइड बाय में R²। तो R यहाँ पे 30 सेंटीमीटर में गिवन है, तो ऐसा यूनिट कितना होगा 0.3 मीटर। तो यहाँ पे R की वैल्यू भी 0.3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल F का रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, मैच कर लेना पीछे से, 6 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेशन के बाद में ये आंसर आएगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था पहला, डायरेक्ट हमारा कॉलम्स ला के बेसिस पे है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा डायरेक्ट कॉलम्स ला से हो जाएगा। इसके अंदर देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें चार्जेस की वैल्यू दे रखी है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है सच दैट कि उनके बीच में जो फोर्स है वो 0.2 न्यूटन है। ठीक है, यही स्टेटमेंट है, पढ़ के देखो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू द अनदर स्मॉल चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स। एंड जो सेकंड पार्ट है उसमें ये पूछा व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ठीक है, तो दोनों पार्ट हम साथ ही समझेंगे, एक साथ ही। ठीक है, तो किस तरह से, सबसे पहली बात तो एक चार्ज पॉजिटिव है हमारा, ठीक है, और दूसरा चार्ज हमारा नेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद देखो कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो 0.4 माइक्रोकूलम है ना, और जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा कितना है 8 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम। ठीक है, एक बार फिर से स्टेटमेंट देख लो आप। ठीक है, तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो है 0.4 माइक्रोकूलम और आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो -0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसके बाद देखो आपका जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है, तो इनके बीच में डेफिनेटली क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना, अट्रैक्शन होगा। अब देखो हमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड यहाँ पे Q1 है और चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे Q2 है। ठीक है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा यहाँ पे K × Q1 Q2 डिवाइड बाय में R²। कॉलम्स ला तो हमेशा ही वैलिड रहेगा, चाहे वो अट्रैक्शन है रिपल्सन है जैसे भी है, डायरेक्शंस हमारा चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। R की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अगर हम R देखें तो R की वैल्यू हमारी आएगी, इस एक्सप्रेशन को अगर हम सोल्व करें तो R की वैल्यू हमारी क्या आएगी, वो आएगी हमारी K Q1 Q2 डिवाइड बाई में F होल अंडर रूट। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट करो, हम वहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मतलब जो डिस्टेंस आ रहा है उन दोनों के बीच की निकाल सकते हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट करो, 9 × 10⁻⁹ का K की वैल्यू पुट कर दो। Q1 की वैल्यू आपको गिवन है, Q1 की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे 0.4 × 10⁻⁻⁶ कॉलम करना। ठीक है, वो माइक्रो कॉलम में गिवन है तो कॉलम में पुट कर देना इसको। तो उस नेगेटिव वैल्यू हमें 0.8 × 10⁻⁶ माइक्रो कॉलम करना है। ठीक है, क्योंकि हम फोर्स मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हमें जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी गिवन है 0.2 न्यूटन गिवन है, तो ये फोर्स की वैल्यू पुट कर देना आप। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद में, ठीक है, अब इसका आंसर देखना, तो आर का वैल्यू आपका कितना आएगा यहाँ पे, जो आपका आर वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा वो देखना आप कैलकुलेट करने के बाद में, वो इस तरह से निकल के आएगा 144 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो 144 का अंडर रूट कितना होगा 12, और 10⁻⁻⁴ का अंडर रूट कितना होगा 10⁻²। ठीक है, तो इतना आंसर आया। तो देखो ये मीटर के अंदर आंसर आएगा क्योंकि हमने सभी ऐसा यूनिट्स ली हैं। ठीक है, तो या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.12 मीटर, है ना, अदरवाइज़ इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, है ना, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी आंसर लिख सकते हो इन दोनों में से। इसके बाद में सेकंड पार्ट में ये पूछा गया था, ठीक है, कि अगर Q1 Q2 पे इतना फोर्स लगा रहा है तो Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा। तो डेफिनेटली सी बात है, कॉलम्स लॉ की डेफिनेशन भी यही है। ठीक है,
कि अगर हम देखें ये फोर्सेस दोनों, ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, ठीक है। उनकी डायरेक्शंस अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है। तो कलम फोर्स हमेशा ही इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ हम पे फॉलो होगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों साइड इक्वल होगा। Q1 पे जितना लग रहा होगा Q2 को उतना ही फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन क्या है, चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में जी एम ई एम पी। तो यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल टर्म है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स आप अगर आपने पढ़ा होगा वहाँ से ये टर्म आ रही है, जी इंटू एम ई इंटू एम पी, ठीक है। इज़ ए डायमेंशन लेस, लुक अप एट द टेबल of physical constant and determine the value of this ratio, what does the ratio signifies, ठीक है। तो इसके अंदर हम दोनों पार्ट देखते हैं 1.3 का, ठीक है। तो हमें पहले तो इस रेशियो का डायमेंशन निकालना है ना। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो के का डायमेंशन क्या हो सकता है, के का डायमेंशन तो हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइड बाई में आर स्क्वेयर। तो यहाँ से जो के का डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, अगर के का वैल्यू देखो तो अब क्या आएगा, फोर्स आर स्क्वेयर बाई Q1 Q2, है ना। तो यहाँ से जो डायमेंशंस आएगा वो क्या आएगा, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, आर का कितना होता है मीटर स्क्वेयर, और ये यहाँ पे कॉलम इंटू कॉलम इन्वर्स आ जाएगा ना, तो कॉलम की पावर -2 आ जाएगा, है ना। ये इसका डायमेंशंस है फोर्स का, के का। सिमिलरली अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखें, जिसको हम एफ जी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एफ ई से डिनोट कर देते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी m1 m2 डिवाइडेड बाय में आर स्क्वेयर। तो यहाँ से जी की यूनिट क्या आएगी, जी की यूनिट आएगी एफ इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में m1 m2। तो यहाँ से क्या यूनिट निकल के आएगी, न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वेयर केजी की पावर -2। मास की यूनिट कितनी होती है, केजी। तो ये केजी और केजी ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें जो हमें कंपेयर करवाना है, ठीक है, तो देखो ये चीज़ें दोनों नोट कर लो पहले, ठीक है, दोनों की के और जी की यूनिट्स नोट कर लो, ठीक है। फिर हमें रेशियो किसका निकालना है, देखो जो हमें क्वेश्चन के अंदर जो रेशियो पूछा था वो हमें निकालना था के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में, ठीक है। यहाँ पे हमें निकालना था इसका रेशियो बाय इसका रेशियो निकालना था, ठीक है। अब देखो के का जो रेशियो हम यूनिट निकाला था वो क्या निकाला था, न्यूटन मीटर स्क्वेयर कॉलम की पावर -2। और तो ई का यूनिट क्या होगा, ई चार्ज का यूनिट है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कॉलम होती है, तो इसका कॉलम स्क्वेयर आएगा। नीचे ग्रेविटेशन कांस्टेंट के जो हमने अभी यूनिट निकाला था, क्या था निकाला था, न्यूटन मीटर स्क्वेयर केजी की पावर -2। और एम ई और एम पी क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये मास है तो मतलब केजी यूनिट आएगा, तो कितना आएगा, केजी स्क्वेयर। तो देखो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं एक दूसरे से, तो यहाँ से ये वाली टर्म्स भी एक दूसरे से कैंसिल हो रही हैं, है ना। ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल हो रहे हैं आपस के अंदर, और ये टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो रहे हैं। तो ओवरऑल इसका रेशियो कितना आ रहा है, 1, है ना। इसका मतलब ये दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। इनका अगर हम देखें एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये फोर्सेस का रेशियो तो नहीं है, चेक करें। तो चलो देखते हैं, अगर हम इसको देखें कहीं ये फोर्सेस का रेशियो तो नहीं है। तो देखो क्या हमें निकालना था, हमें ये रेशियो निकालना था, एम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एम ऑफ प्रोटॉन। एक काम करो, दोनों डिवाइडेड बाय में दोनों साइड आर स्क्वेयर कर दो, ठीक है। अगर दोनों साइड अब अगर आर स्क्वेयर करोगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा पार्ट, फिर से देखो इसको, के ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में जी एम ऑफ पी इंटू एम ऑफ ई, ठीक है। अच्छा, तो दोनों साइड अगर आर स्क्वेयर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ऊपर फोर्स आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नीचे कौन सा फोर्स आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक प्रकार से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है, और किन के बीच में, जिस सच दैट की वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, ई, और प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, सेम ई, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है।
अब इनके फोर्सेस तो निकाल ही सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं इनके इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है उसको नेगेटिव साइन भी लगा सकता हूँ, है ना। अच्छा, अब अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड देखूँ और इनके फोर्स का मैग्नीट्यूड देखूँ, तो यहाँ पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनका जो फॉर्मूला बनेगा Ke²/r² बनेगा। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में क्योंकि मास है दोनों के बीच में, तो ग्रेविटेशन फोर्स का क्या फॉर्मूला बनेगा, Gmp_me/r², ठीक है। तो इसका मतलब एक प्रकार से ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का रेशियो है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं हमने, सारी वैल्यूज़ हमें पता है। कैसे निकालोगे, देखो r² तो मैंने दोनों साइड डिवाइड किया, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट करो, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, k की वैल्यू है कि 9 × 10⁹ इंटू E², है ना। E² की वैल्यू पुट करोगे क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, है ना। तो E² आ जाएगा इस तरह से। G का वैल्यू कितना होता है, 6.67 × 10⁻11, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.66 या 1.67 × 10⁻27, है ना। तो मतलब ये रेशियो है जो हमें निकालना था, इसको होल रेशियो मतलब, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्स डिवाइडेड बाय में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो इसका रेशियो आप कैलकुलेट करके देखना लगभग कितना आएगा, नियरली अबाउट इतना 2.3 × 10⁻39, ठीक है। मतलब 10⁻39 टाइम्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 टाइम्स वो ज़्यादा हो जाता है ना, 10⁻39। तो 10⁻39 टाइम्स ये फोर्स ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इसका मतलब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को एक प्रकार से नेगलेक्ट कर सकते हैं जब हम किसी चार्जेस के अंदर, है ना, जिनका मास कम है, क्योंकि जब सिंगल चार्जेस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़, उनका मास कम है, तो इसका मतलब उनके ग्रेविटेशनल फोर्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। तो एक प्रकार से हमें ये रेशियो भी मिल गया, ठीक है। अब देखो, अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। फोर्थ क्वेश्चन दे, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज़ क्वांटाइज्ड, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज़ क्वांटाइज्ड। तो देखो कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है वो उसका जो बेसिक यूनिट है चार्ज का, ठीक है, तो बेसिक यूनिट हम ई से ही डिनोट करते हैं, जिसको हम क्वांटा बोलते हैं, क्वांटा, ठीक है, क्वांटा ऑफ चार्ज, ठीक है। तो 12th लेवल तक जहाँ तक हम पढ़ रहे हैं अभी तक, इस लेवल तक हम जो सबसे बेसिक यूनिट है चार्ज की, ठीक है, ई, ठीक है, इतना ही किसी ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते, निकाल सकते हैं या उसको इतना प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई एटम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है, इसका मतलब वो सिस्टम वहाँ पे क्या करेगा, 1e चार्ज गेन कर लेगा, ठीक है। वो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन तो 1e चार्ज पॉजिटिव का गेन कर लेगा, ठीक है। तो जो सबसे छोटी यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम्ब है, ये सबसे छोटी यूनिट है चार्ज की, ठीक है। और चार्ज हमेशा ही क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब कि बॉडी के अंदर जो हमारा चार्ज है, अगर हम किसी को बॉडी को प्रोवाइड कर सकते हैं या उसे निकाल सकते हैं, वो हम एक इलेक्ट्रॉन, मिनिमम जो चार्ज हम किसी बॉडी को दे सकते हैं या एक बॉडी से निकाल सकते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है ना। तो क्वांटिटी हम 12th लेवल तक हम एक इलेक्ट्रॉन की ही मिनिमम क्वांटिटी की बात करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि क्वांटाइज्ड फॉर्म में हम इन चीज़ों को बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड केस ये है, सेकंड पार्ट ये है कि वाई कैन वन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्जेस, ठीक है। जब हम लार्ज स्केल चार्जेस की बात करेंगे, लार्ज स्केल का मतलब मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो चार्जेस का नंबर इतना ज़्यादा होगा कि सच दैट कि जो चार्जेस से चीज़ें परफॉर्म हो रही होंगी, चाहे फोर्स निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ठीक है, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे, और चार्जेस को कैलकुलेट करने का भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम चैप्टर के अंदर देखते भी हैं कि चार्ज, इस चैप्टर में हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, लैम्डा, सिग्मा एंड रो, है ना, चार डेंसिटीज़ क्यों डिफाइन करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ चार्जेस हम नहीं कैलकुलेट कर सकते और हर चार्ज से हम कोलम्स ला नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन को लेना पड़ेगा, है ना। तो मतलब एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, उसी को जंक्शन से हम क्या करेंगे, कॉलम्स ला अप्लाई करके
हम चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें वहाँ पे कॉन्टिन्यूस सिस्टम की तरह डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस सिस्टम की तरह डील करेंगे अगर हमारे पास मैक्रोस्कोपिक चीज़ है, ठीक है। इसके बाद 1.5 देखेंगे क्वेश्चन, ये भी थ्योरेटिकल है। व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। ए सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विद मैनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ये चीज़ कैसे कंसिस्टेंट है, देखो कि जैसे देखो कि मेरे पास एक रोड है और ठीक है एक सिल्क क्लॉथ है, ठीक है। तो होता क्या है वो चीज़ देख लो थोड़ा सा, कि अगर हमारे पास एक रोड है और एक सिल्क क्लॉथ है, तो ये रोड है मान लो और ये सिल्क क्लॉथ है, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर हम इनको रब करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन का मतलब ये हुआ कि यहाँ के जो इनके जो सरफेस के एटम्स हैं, ठीक है, सरफेस के एटम्स हैं, उनको कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण थर्मल एनर्जी आएगा। थर्मल एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, थोड़ा सा एक्साइट कर देगा, ठीक है। एक्साइट कर देगा, एक्साइट करने का मतलब कि जो इनके जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सरफेस के जो एटम्स हैं, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, सरफेस के एटम्स, सरफेस के एटम्स। तो इन ऑब्जेक्ट्स के जो सरफेस के एटम्स हैं उनको कुछ थर्मल एनर्जी मिलेगा, तो उनके जो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल के, है ना, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाना इजी रहता है हमारे लिए, तो वो क्या होते हैं, वहाँ से अपना स्पेस लीव कर देते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट का लीव करे पहले, या हो सकता है इस ऑब्जेक्ट का लीव करे पहले, तो हम वो डिपेंड करता है हमारी थर्मल एनर्जी पे। अगर हमारी थर्मल एनर्जी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा हुआ किसी भी एटम के लिए, चाहिए इसके एटम के या इसके एटम के, आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा हुआ तो वहाँ के एटम्स को आयनाइज कर देगा। तो वहाँ से क्या आयनाइज होने का मतलब क्या हुआ, एक एटम अगर आयनाइज होता है तो एटम खुद पॉजिटिव चार्ज गेन ले लेता है और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, ठीक है, रिलीज़ कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर रिलीज़ हो गया एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से, तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 1 यूनिट और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या होता है, चार्जिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने चार्जिंग प्रोसेस है हमारा, ठीक है, तो जो हमारा ये चार्जिंग प्रोसेस है, ठीक है, जो हमारा फ्रिक्शन के कारण हो रहा है, इसके अंदर होता क्या है कि जो एटम है वो खुद पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेता है और इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट चार्ज अभी भी क्या है, नेट चार्ज अभी भी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि पहले सिस्टम के पास न्यूट्रल था तो नेट चार्ज 0 था। अब सिस्टम के पास एक के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दी तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे प्लस ई है और यहाँ माइनस ई है, तो अगेन इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो अगेन 0 आएगा, ठीक है। तो मतलब बिफोर द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट नेट चार्ज हमारा 0 ही रह रहा है। तो इसको हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से भी रिलेट कर सकते हैं कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चार्जेस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो पेयर्स, जो चार्ज प्रोडक्शन होता है वो पेयर्स के अंदर होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड लिख सकते हो आप पेयर्स, है ना, कि पेयर्स ऑफ चार्जेस, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पेयर्स, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम 1.6 क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। तो इसके बाद 1.6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो 1.6 क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो पूरा ये न्यूमेरिकल है। तो इसके अंदर हमें एक स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो मैं बना लेता हूँ जैसा जैसा क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ठीक है। तो जो सीक्वेंस क्वेश्चन में दे रखा है वो ABCD का सीक्वेंस होगा, तो डेफिनेटली ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना ABCD, ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। सीक्वेंस हमें क्या फॉलो करना है, ABCD, इस तरह से कंटिन्यूस, है ना, एंटी साइक्लिक साइक्लिक को तुम्हारी मर्जी है। ABCD का सीक्वेंस। अब जो चार्जेस हैं उनकी वैल्यूज़ पुट कर दो। क्या, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे अगेन हमारा 2 माइक्रोकूलम है और अगेन यहाँ पर -5 माइक्रोकूलम है। क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लेना, ठीक है, यही सीक्वेंस है। इसके बाद जो इसकी जो, क्योंकि स्क्वायर है और साइड हमें कितनी दे रखी है इसकी, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज पड़ा है +Q, +1 माइक्रोकूलम, ठीक है, मतलब प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे देखो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होगा किस तरह से, क्योंकि इस पर हमें नेट फोर्स निकालना है। अब देखो
ए पार्ट, क्योंकि इस पे नेट फोर्स निकालना है तो हर चार्ज से क्या करेंगे, फोर्सेज निकाल के उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूँ, चलो ओ पॉइंट पे ए के कारण फोर्स कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, लाइन ऑफ एक्शन तो यही रहेगा जो मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, ये फोर्स होगा, ठीक है ना। तो ये फोर्स कितना होगा, जिसको मैं एफ ए बोल देता हूँ, एफ ए कितना होगा, के इंटू क्यू वन, मतलब क्यू को मैं 2 माइक्रो कॉलम बोलता हूँ, और क्यू टू कितना है 1 माइक्रो कॉलम, और माइक्रो माइक्रो 10⁻⁻12 हो जाएगा, ये ध्यान रखना जरूर, अपॉन आर स्क्वेयर, आर कितनी है ये वाली डिस्टेंस। तो देखो पूरा डायगोनल कितना होगा 10√2, तो ये डायगोनल का हाफ है, ये वाला जीरो ए ओ जो डिस्टेंस है तो बाई 2 कर दो, तो ये 5√2 सेंटीमीटर है। तो इसको 5√2 भी ध्यान रखना, सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में 10⁻⁻2 भी करना। तो इसका स्क्वेयर करोगे -2 का तो -4 हो जाएगा, और इधर इसका स्क्वेयर आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सी के कारण निकालोगे फोर्स इस पॉइंट पे, वो किस कैसा आएगा, अगेन यहाँ पे क्या आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है तो अगेन रिपल्शन आएगा। सी का भी मैग्नीट्यूड देखोगे, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, और फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो यही फोर्स सेम एफ सी के लिए आएगा मैग्नीट्यूड वाइज। अच्छा, तो मतलब ओ पॉइंट पे ए और सी के कारण जो फोर्सेज हैं इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो क्या एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, हाँ एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सिमिलरली ओ पॉइंट पे बी और डी से देखेंगे, तो बी के कारण जो फोर्स होगा अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, डी के कारण अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। दोनों की वैल्यूज़ निकालना आप, ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ क्या आएंगी, दोनों की वैल्यूज़ आएंगी के इंटू 5 इंटू, ठीक है, 10⁻⁻6, ठीक है, सॉरी 10⁻⁻12 आएगा, 5 × 1 आएगा यहाँ पे, और अगेन नीचे जो ये डिनोमिनेटर है वही आएगा, ये फोर्सेज आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये भी अगेन एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। इसका मतलब ओ पॉइंट पे एफ ए एफ बी एफ सी एफ डी एक दूसरे से कैंसिल हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो कितना आ रहा है, 0। सिमिट्री से भी सोच सकते थे, ठीक है। इस चीज़ को मैं अगेन फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से स्क्वायर था, ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। यहाँ पे ए पॉइंट पे जो चार्ज था और सी पॉइंट पे चार्ज था इक्वल चार्जेस थे, सेम चार्ज थे, है ना। यहाँ पे पॉइंट ओ था, तो इसके कारण ए के कारण ओ पॉइंट पे फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और ओ पे सी के कारण फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो दोनों फोर्स हैं ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल है ना। चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन मतलब दिस चार्ज इनटू दिस चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करोगे तो सेम फोर्सेज आएगा, मतलब ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, मतलब जो एफ सी है एफ ए को कैंसिल कर रहा है, क्योंकि एफ ए का मैग्नीट्यूड एफ सी के बराबर आ रहा है, मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसे अगेन जो ओ पे फोर्स लग रहा है बी के कारण, ठीक है, तो ना, तो जो ओ पे फोर्स लग रहा है बी के कारण इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और ओ पे फोर्स लग रहा है डी के कारण इस डायरेक्शन में लग रहा है, अगेन ये आपस में कैंसिल कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम आएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, बाकी ये चार्ज और ये चार्ज सेम है, इसका मतलब हमारा एफ सी भी एफ डी के बराबर आएगा, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल कर रहे हैं, नेट फोर्स 0 आएगा, ठीक है। सिमिट्री का प्रॉब्लम्स था, ठीक है। और इस तरह के और क्वेश्चन करने हो तो आप एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल में भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं वो उनको सॉल्व कर लेना। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज़ ए कंटिन्यूस कर्व दैट इज़ ए फील्ड लाइन कैन नॉट बी सडनली ब्रेक, व्हाई नॉट, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कंटिन्यूस कर्व है, तो ये फील्ड लाइंस ब्रेक क्यों नहीं होती सडनली, ठीक है। तो देखो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक्स भी है। क्या है कि कोई भी अगर अपना सोर्स चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है हमारा, ठीक है, तो मैं टेस्ट चार्ज मतलब जो मैं क्यू नोट बोलता हूँ जिसको, उसको मैं इस स्पेस के अंदर कहीं भी लेके जाऊँगा, वहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अगर ये पॉजिटिव है और सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है तो एक रिपल्शन फोर्स आएगा, ठीक है। तो मतलब इस डायरेक्शन में लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो फोर्स क्या होगा, रिपल्शन डायरेक्शन में आएगा। अगर क्यू नोट को मैं यहाँ भी लेके आऊँ तो फोर्स ऐसा आएगा, क्यू नोट को यहाँ लेके आऊँ तो ऐसा आएगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखूँ इसकी, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सोर्स चार्ज ही लाइन को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। तो देखो इसको अगर और अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को, तो इस तरह से देखो कि अगर हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है ना, और इस तरह से वो अगर लाइंस बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा, ठीक है।
अच्छा अच्छा, एक लाइन के ऊपर मैं कोई दूसरा कोई भी टेस्ट चार्ज है उसको मूव करवाता हूँ। देखो जैसे ये क्यू नोट है, इस क्यू नोट अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ, ये कैपिटल क्यू है, तो इस पर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। अगर इसको यहाँ लेके आऊँ तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ लेके आऊँ तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब जो लाइन है, लाइन का हर पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। मतलब लाइन के हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है ना। कितनी डिफाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स पर यूनिट, जो भी फोर्स लग रहा है पर यूनिट ये टेस्ट चार्ज। मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ब्रेकेज कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो जिस तरह से फोर्स कंटिन्यूस लग रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कंटिन्यूस है ना। सिंपल सा एग्जांपल है ये। इसका मतलब 1.7 का हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे। और बी पार्ट एक्सप्लेन टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, है ना। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, बोर्ड में भी आया है कि अगर दो फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं, ऐसा पॉसिबल है। प्रॉपर्टी है फील्ड लाइंस की, वो कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्यों नहीं है, उसका रीज़न क्या देना है? क्योंकि देखो मान लो अगर ये लाइन 1 है, लाइन 2 है, तो अगर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए उस पॉइंट को P मान लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट P पे लाइन 1 का टेंजेंट क्या होगा? ये होगा। और लाइन 2 का टेंजेंट क्या होगा? ये होगा, है ना। मैं थोड़ा सा इस तरह से बना दो, ठीक है। इसका मतलब टेंजेंट ऑफ लाइन 1 एंड टेंजेंट ऑफ लाइन 2 हमें क्या दिखाएगा? टेंजेंट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या दिखाएगा? एट पॉइंट P पे उसकी डायरेक्शन ही हमें प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता है कि टेंजेंट एट पॉइंट P हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस बता रहा है। इसका मतलब पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की दो डायरेक्शंस हैं। इसका मतलब पॉइंट P पे अगर ऐसा पॉसिबल है अगर क्रॉस करना, तो इसका मतलब पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 की दो डायरेक्शन पॉसिबल है। तो कभी ऐसा पॉसिबल होता है किसी वेक्टर की एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हो? नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना था, और ये प्रॉपर्टी भी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। 1.8 क्वेश्चन देखते हैं। 2 पॉइंट चार्ज क्यू ए क्यू बी आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो क्यू ए और क्यू बी चार्जेस गिवन हैं हमें 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम अगर हमें नेगेटिव टेस्ट चार्ज अगर इस पॉइंट पे लेके जाएं तो कितना फोर्स होगा, ये दोनों प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। दोनों पार्ट्स एक ही प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी से देख लेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा है, ठीक है। पहले कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं जो हमें गिवन है। क्या गिवन है? एक 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक हमारा -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। अच्छा, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो हमें पॉइंट जो सेंटर में पॉइंट है, जो भी पॉइंट O है, ठीक है, इस पॉइंट O पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है। तो देखो ये अपने आप में सोर्स चार्ज है और ये भी अपने आप में सोर्स चार्ज है। तो पॉइंट O पे अगर सोर्स चार्ज 1 है और सोर्स चार्ज 2 है, तो सोर्स चार्ज 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी? राइट हैंड साइड में। और पॉइंट O पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो राइट हैंड साइड आएगी। तो उसको मैं बोल देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 ड्यू टू सोर्स चार्ज फर्स्ट। और इसी O पॉइंट पे सेकेंड सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? टुवार्ड्स द सोर्स चार्ज, क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पे, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, यहाँ टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब देखो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई यहाँ पे पॉइंट O पे? E1 प्लस E2। तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि E1 O पे निकालना है E1 की वैल्यू, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है O और फर्स्ट चार्ज के बीच में? 10 सेंटीमीटर ना, टोटल 20 है तो ये 10 सेंटीमीटर है। अगेन ये वाली भी 10 सेंटीमीटर है, तो E2 के लिए भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर आएगी, है ना। तो वैल्यूज़ पुट कर दो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड पुट करना है E1 और E2 का, तो मैग्नीट्यूड आराम से पुट कर सकते हो। कितना आएगा? पहले में K इंटू सोर्स चार्ज कितना है? 3 माइक्रोकूलम, मतलब 3 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कर दो तो कितना आएगा यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर को मीटर में 10 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। सिमिलरली यही अगर E2 में वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा? K इंटू 3 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय में 10 इंटू 10⁻², क्योंकि ये मीटर में हो गया, इसका होल स्क्वायर कर लिया। दोनों को कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म सेम ही है, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस टर्म भी वो कर सकते हो। तो टोटल रिजल्टेंट इसके बाद में अगर आप सोल्व करो, ठीक है, ध्यान से सोल्व करना इसको, तो कितना आएगा? 5.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, क्योंकि न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। 5.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम,
ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट यहीं से निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें चार्ज क्या गिवन है यहाँ पे, चार्ज हमें 3 माइक्रो कलम गिवन था, फर्स्ट चार्ज जिसको हमने बोला है। सेकंड चार्ज हमारा यहाँ पे है जिसका हमारा -3 माइक्रो कलम है। इलेक्ट्रिक पॉइंट ओ पे इन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा, पॉइंट ओ पे दूसरा चार्ज लेके आए था ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोल देते हैं, है ना, जिसको हम क्यू नॉट टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ठीक है, जो हमारा टेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। तो इसकी हमें दे रखी है जो टेस्ट चार्ज है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कॉलम, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 नैनो कलम, ठीक है। तो नैनो का मतलब 1.5 इंटू 10⁻⁹ कॉलम, इतनी वैल्यू दे रखी है। अच्छा देखो, तो इस पे फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, इस चार्ज के ऊपर फोर्स, इस चार्ज पे फोर्स ऐसे निकाल सकते हैं कि इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई थी, और इनटू इस क्यू नोट को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यही तो फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू ई इंटू टेस्ट चार्ज। तो ई की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट करिए कितनी है, 5.4 इंटू 10⁶, सॉरी, ठीक है। और फिर इसके बाद इंटू क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि 10⁻⁹ क्यों है, नैनो के लिए, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है, ये आंसर आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना आप, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इस पे फोर्स बताओ कैसा आएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड ये आएगा A इंटू क्यू नॉट, और फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, हमें पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है अगर हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो अगेन फोर्स की डायरेक्शन यही होगी, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, टुवर्ड्स सेकंड चार्ज, टुवर्ड्स -3 माइक्रो कूलम, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 9th क्वेश्चन देखेंगे हमारा। 9th क्वेश्चन क्या है, ए सिस्टम हैज़ टू चार्जेस QA एंड QB लोकेटेड एट द पॉइंट 0 0 -15, मतलब XY Z कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इनके, उस बीच चार्ज 0 0 15 सेंटीमीटर पे दे रखा है। व्हाट इज़ द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है ये, इसको बस आपको थोड़ा सा फिर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका सिस्टम पता होना चाहिए। तो मेरा जो रेफरेंस सिस्टम है, ठीक है, मैं उसको कुछ इस तरह से मान लेता हूँ। एक्स, वाई और जेड, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में है, जेड आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है। तो फिर मैं कैसे शो कर सकता हूँ जेड कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसके अंदर जो हमें बताना है 0 0 15 एंड 0 0 -15 शो करना है। तो देखो 0 0 15 का मतलब क्या है, 0 0 का मतलब क्या हुआ, एक्स, और देखो 0 0 15 ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट, और दूसरा है 0 0 -15, तो ये भी जेड कोऑर्डिनेट, तो एक्स और वाई तो जीरो ही रहेंगे, तो मतलब जेड एक्सिस पे लाई करेंगे, तो ये जो जेड एक्सिस है इस पे लाई करेंगे, तो एक चार्ज यहाँ होगा और एक चार्ज यहाँ होगा, ठीक है। तो मैं इसको फिर से बना लेता हूँ, ठीक है। ये -z है और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे तो कुछ नहीं है, इस पर एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, ठीक है। ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ठीक है। अब देखो, जो आप देख सकते हो 0 0 15 पॉजिटिव है, उस पर नेगेटिव चार्ज दे रखा है हमें, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज का कोऑर्डिनेट नेगेटिव डायरेक्शन में है और नेगेटिव चार्ज का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अच्छा, नेट चार्ज पूछा है पहले, तो नेट चार्ज कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो ना, एक प्रकार से डाइपोल बन रहा है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो नेट चार्ज तो जीरो होगा, पहला पार्ट हो जाएगा। इसके बाद डाइपोल मोमेंट पूछा है, तो डाइपोल मोमेंट में अगर हमें चार्ज पता है इसका, तो चार्ज हमें कितना है, इसका कितना दे रखा है, 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, है ना। तो कितना हो जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट, कितना हो जाएगा, देखो तो देखो एक डाइपोल बन गया ना एक प्रकार से इस तरह से, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये भी बताया ना। तो डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसकी डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी कैसे होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव जेड एक्सिस में है, और डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं हम, कैसे होगा, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस, है ना। तो चार्ज कितना है अपने पास, एक का चार्ज बोल दो, किसी का भी पॉजिटिव नेगेटिव किसी का भी, एक का चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁷, डिस्टेंस इनके बीच में 0.3 मीटर, है ना, ऐसा यूनिट है सारी। तो कितना आएगा टोटल, 7.5 इंटू 10⁻⁸ कॉलम मीटर। कॉलम क्या है, चार्ज की यूनिट है और मीटर डिस्टेंस की यूनिट है। ये तो होती है
पी की यूनिट डाइपोल मोमेंट की, है ना। से तो डाइपोल मोमेंट कितना आएगा 7.5 इंटू 10⁻⁸ कोलम मीटर SI यूनिट, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव जेड एक्सिस पे, जो हमने देख लिया। क्यों होगी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हमेशा ही नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो नेगेटिव चार्ज हमारा इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम 10th क्वेश्चन देखें, ठीक है, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद ए डाइपोल मोमेंट दिस इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें दे रखा है, ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, 5 × 10⁴ न्यूटन कॉलम इनवर्स, है ना, ये दे रखा है। उसके बाद में डाइपोल मोमेंट हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 4 × 10⁻⁹ कोलम मीटर, और हमें उनके बीच में जो एंगल दे रखा है पी और ई के बीच में 30 डिग्री दे रखा है। तो डायरेक्ट हमें टॉर्क निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला पता है, अगर आपको पी और ई वैल्यू, पी और ई आपको दिए ना और उनके बीच में थीटा गिवन है, तो सिंपल है। अगर मान लो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका ये पी है, मैं फिर से बनाता हूँ यहाँ पे, ये आपका पी है, ठीक है, पी वेक्टर है, मतलब है ना, पी और ई इस डायरेक्शन में, और उन दोनों के बीच में कैसे एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए टॉर्क का, क्या होता है, पी ई साइन थीटा। अब ये ध्यान रखना, साइन थीटा हमेशा पी और ई के बीच में होता है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लो इस तरह से पी और ई है, तो कभी ये थीटा मत बोल देना, ये थीटा नहीं होगा, थीटा हमेशा पी और ई वेक्टर्स के बीच में होगा, ठीक है, ये वाला थीटा होगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, पी साइन थीटा, पी की वैल्यू हमें कितनी बताया है, 4 × 10⁻⁹ कोलम मीटर, ऐसा यूनिट है। ई की यूनिट कितनी है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कोलम, ऐसा यूनिट है। साइन थीटा मतलब यहाँ पे 30 डिग्री है थीटा की वैल्यू, तो साइन 30, साइन 30 कितना होता है, हाफ, साइन 30 को हाफ लिख सकते हो। अच्छा, तो टोटल कैलकुलेट करो, 5 4 जा 20 × 10⁻⁻5 इंटू हाफ, हाफ हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर यहाँ से 10⁻, ठीक है। ये जो आपका आंसर निकल जाएगा 10⁴ निकल के आएगा, क्योंकि ये 10 हो जाएगा, और 10 × 10⁴ में कितना, -5 कितना होगा, 10⁻⁻4। तो यहाँ पे कितना आएगा 10⁻⁻4, यहाँ पे टॉर्क आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क की यूनिट होगी, तो टॉर्क की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर कैसे हो रही है टॉर्क की यूनिट, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, कोलम मीटर, और इसकी यूनिट क्या है यहाँ पे सेकंड की, ई की यूनिट न्यूटन पर कोलम। तो कोलम से कोलम इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर यहाँ पे यूनिट आ जाएगी टॉर्क की। तो टॉर्क की यूनिट है न्यूटन मीटर, कितना आंसर है 10⁻⁴, ठीक है। तो डायरेक्शंस भी आप कर्ल रूल से निकाल सकते हो, पी क्रॉस ई से, ठीक है। तो पी क्रॉस ई लगाना है आपको, तो इसमें डायरेक्शन इनसाइड द पेज आएगी, ठीक है। पॉलीथीन पीस रब्ड विद ए वूल इज़ फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज, इतना जो हमें चार्ज भी गिवन है, इसका मतलब हमारे पास एक वूल है और एक पॉलीथीन पीस है। ये पॉलीथीन मान लो पी से डिनोट कर रहा हूँ, तो इस पे पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है ना, गिवन है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऐसा कैसे हुआ कि वूल से चार्ज नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वूल से, वो ट्रांसफ़र हुए हैं किसकी तरफ, पॉलीथीन पीस की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, तो इसका मतलब पॉलीथीन पे क्या जगह नेगेटिव चार्ज, और वूल पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सच दैट की चार्ज कंजर्वेशन भी रहेगा, ठीक है। अब देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, क्वांटाइजेशन रूल लगा सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन रूल क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इनटू ई वैल्यू इज इक्वल टू नेट चार्ज आ जाएगा हमारा ना। ई वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻17 कॉलम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, एक क्वांटा का चार्ज है। तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू निकालनी है। टोटल चार्ज हमें गिवन है, कितना गिवन है 3 × 10⁻⁻7, वो यहाँ पुट करोगे। ई की वैल्यू कितनी पुट करोगे 1.6 × 10⁻19 है ना, 1.6 × 10⁻19 आएगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एन की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या निकल के आएगी, एन की वैल्यू कैलकुलेट करना आप इसको, एन की वैल्यू क्या है Q/E है ना, कितना निकल के आएगा हमारा यहाँ से 1.87 × 10⁻12 है ना। इसका मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वूल से पॉलीथीन में ट्रांसफ़र हुए हैं, 1.87 × 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, बी पार्ट, इसमें क्या पूछा है, इफ़ देयर इज ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम द वूल टू पॉलीथीन, कोई मास ट्रांसफ़र हुआ है तो डेफिनेटली बात है मास तो ट्रांसफ़र होगा। क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो कैसे मास ट्रांसफ़र निकालोगे, काफ़ी ईजी है। कैसे निकाल लोगे, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगे कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, उसको हर एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब हमारा इतना टोटल मास ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू
हर इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, ME, ठीक है। अच्छा ये कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी कितना निकल गया जो हम ट्रांसफ़र निकाले, 1.87 इंटू 10⁻12। अच्छा ME कितना होता है, हर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। टोटल इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1.7 इंटू 10⁻18 kg। इसका मतलब इतना जो मास है वो हमारा ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, वूल टू पॉलीथीन पीस, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए वूल टू पीस। तो इतना जो मास है वो ट्रांसफ़र हुआ है, तो इतना मास किससे कम हो जाएगा, वूल से कम हो जाएगा, और ऐड किस में हो जाएगा, पॉलीथीन पीस में, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, मतलब 12th क्वेश्चन है, वो देखते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पूछा है, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेशन बाय द डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन इज दिस, द रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ऐसा, अच्छा नेग्लिजिबल की बात क्यों बोली है यहाँ पे, नेग्लिजिबल इसलिए बोला है क्योंकि हम यहाँ पे कॉलम्स ला लगाएंगे, ठीक है। कॉलम्स ला कब लगेगा, जब पॉइंट चार्जेस हों हमारे ना, तो क्योंकि जो हमने यहाँ पे स्फीयर्स लिए हैं, ठीक है, मैं बना देता हूँ फिगर। जैसे हमने ये स्फीयर लिया और ये स्फीयर लिया है, अगर इन दोनों की रेडियस काफ़ी कम कर दूँ, है ना, तो इस जो डिस्टेंस है इनके बीच की, इसके कंपैरिजन में ये क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करवा लेंगे, और पॉइंट चार्जेस लग गया क्योंकि चार्जेस सेम है, रिपल्शन हो रहा है, तो हम फोर्स की डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं, कॉलम्स ला कितना, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दो, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू अपने को गिवन ही है क्वेश्चन में 6.5 इंटू 10⁻7, इसकी वैल्यू पुट करना 6.5 इंटू 10⁻7, और इसका होल स्क्वायर है ऊपर, है ना। नीचे आर की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 50 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मीटर में कन्वर्ट करो ऐसा यूनिट में, 0.5 मीटर, यहाँ पे पुट करो 0.5 का होल स्क्वायर। सोल्व करने के बाद टोटल फोर्स आपका निकल के आएगा फाइनल 1.5 इंटू 10⁻2 न्यूटन, ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻2 न्यूटन, या 3/2 इंटू 10⁻2 न्यूटन, एक ही बात है। इसके बाद में सेकंड पार्ट देखते हैं हम, ठीक है, रिपल्शन फोर्स आ गया ना। सेकंड पार्ट देखो, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ़ द ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ हाफ्ड, है ना। तो काफ़ी इजी चीज़ है ये, उनके बीच में क्या कर दी, डिस्टेंस को हाफ कर दिया और चार्जेस को डबल कर दिया, है ना। तो पहले मान लो जो फोर्स था वो मान लो ये है, पहले का जो फोर्स हमने निकाला, अभी क्या निकाला, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये निकाला। अब जा रहे हो, अब जो नया फोर्स एफ डैश मान लो, क्योंकि हमने क्या कर दिया, चार्ज को डबल कर दिया, मतलब क्यू को 2Q कर दिया, रेडियस को हाफ कर दिया, मतलब आर को R/2 कर दिया, ये नया चार्ज और नया रेडियस आया, ठीक है। अच्छा तो फोर्स डैश कितना आएगा, नया फोर्स के इंटू 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई में R/2 का स्क्वायर, ये आएगा। सोल्व करने का कितना आएगा, इसमें से 4 फैक्टर बाहर आएगा और इसमें से 1/4 फैक्टर बाहर आएगा, तो कितना आएगा टोटल, 16 बाहर आ जाएगा, 16F, मतलब पहले वाला जो फोर्स आ रहा था उसका 16 टाइम्स हो जाएगा पी पार्ट में, है ना। तो 16 इंटू जो पहले वाला फोर्स कितना आ रहा था, अभी कैलकुलेट किया, 1.5 इंटू 10⁻2 न्यूटन, कैलकुलेट करने के बाद टोटल कितना आएगा, 0.24 न्यूटन, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया, ठीक है। इसके बाद में अपने 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है, सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन द लास्ट क्वेश्चन हैव आइडेंटिकल साइज, a third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second and finally removed in the both, what is the new force of repulsion between A and B, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। इसमें बोला क्या है हमें, अगर मान लो जैसे इनिशियली हमारे पास में क्या है, इस तरह से स्फीयर्स थे, चार्ज कितना था, Q था और Q था, बीच की डिस्टेंस R थी, ये था ना। अब उन्होंने क्या किया, एक तीसरी अनचार्ज बॉल लेके आए, ठीक है। अब उसको क्या किया, पहले Q से टच किया, तो अगर Q से टच किएंगे तो ये अनचार्ज है तो क्या होगा, हमें पता है ना, ये अगर अनचार्ज है और ये चार्ज है, दोनों से टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के अंदर इक्वल चार्जेस क्या हो जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो कितना रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q और Q/2, तो इसका मतलब टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2। तो इसके बाद जो फाइनल सिस्टम बनेगा कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ये इसमें Q/2 बच जाएगा, इसमें Q ही रहेगा, ठीक है, और जो अनचार्ज बॉल थी हमारी उसमें Q/2 आ जाएगा, है ना। अब क्या करना है, हमें इस अनचार्ज बॉल को इससे भी टच करवाना है, इससे टच करवाएंगे तो देखो अब टोटल कितना हो जाएगा, Q/2 प्लस Q कितना हो जाएगा, 3Q/2, है ना। इसको और इसको ऐड करोगे, इसको और इसको, और एवरेज हो जाएगा टच करने के बाद, तो एवरेज वैल्यू मतलब 2 से डिवाइड कर लो, तो कितना आएगा यहाँ पे 3Q/4। इसका मतलब ये भी 3Q/4 हो जाएगा और ये भी 3Q/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो फाइनल सिस्टम हमारा जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा, यहाँ तो बच जाएगा Q/2
और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 3q/4। डिस्टेंस तो सेम ही है। अब फोर्स निकालो एफ डैश ने, यहाँ कितना आएगा k इंटू q/2 इंटू 3q/4 डिवाइड बाई में r²। तो कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 3 यहाँ से, 4 2 जा 8, 3/8 इंटू पुराने वाला फोर्स F, है ना। तो इसका मतलब 3/8 इंटू पुराने वाला फोर्स हमने पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कितना निकाला था, 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। तो इसको अगर टोटल सोल्व करोगे तो आप देखना आपका आंसर ये आएगा 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये आना चाहिए। 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 13 क्वेश्चन भी हो गया अपना सोल्व। इसके बाद 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है द फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस विच पार्टिकल हैज़ द हाइएस्ट चार्ज टू द मास रेशियो। अब देखो यहाँ पे हमारी पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे हमारी नेगेटिव प्लेट है, हमें दिख रहा है। अच्छा, ये दो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर गए और ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया। तो डेफिनेटली इन दोनों चार्जेस का नेचर क्या होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों का नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। और थर्ड का क्या होगा, नेचर पॉजिटिव होगा, तभी ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, ठीक है। पहला बात नेचर समझ में आ गया। अब बताओ, उन्होंने पूछा है कि किस चार्ज का चार्ज टू द मास रेशियो, E/m रेशियो, चार्ज टू द मास रेशियो ये होता है ना, कि वो ज़्यादा होगा, या Q/m भी बोल सकते हो, चार्ज बाई मास रेशियो, किसका ज़्यादा होगा। तो मैं बताऊँ Q/m चार्ज किस, Q/m का मतलब क्या हुआ, Q/m का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब जिस वो होता है डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसका जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उसका उतना कम मास होगा, मास कम वाली चीज़ ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो मतलब जिसका जितना चार्ज टू द मास रेशियो होगा उसमें उतना डिफ्लेक्शन होगा, ये बात है ना। तो अब देखो डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, थर्ड पार्टिकल में ना। ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये इतना डिफ्लेक्ट नहीं कर रही जितना थर्ड कर रही है। आप फिर से फिगर देख लो, फर्स्ट और सेकंड कहाँ इतना डिफ्लेक्ट किया जितना थर्ड किया, तो इसका मतलब थर्ड पार्टिकल का सबसे ज़्यादा चार्ज टू द मास रेशियो है, और फर्स्ट और सेकंड चार्ज नेगेटिव है एंड थर्ड चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद अगर हम 15th क्वेश्चन देखें, कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप। आई कैप देने का मतलब एक्स एक्सिस में है, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्क्वायर 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। YZ प्लेन का मतलब उसका जो YZ प्लेन का नॉर्मल क्या होता है, एक्स एक्सिस ही होता है। तो नॉर्मल एक ऐसा प्लेन बनेगा जिसका नॉर्मल एक्स एक्सिस को पास करेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, है ना। तो दोनों चीज़ देखते हैं ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट काफ़ी सिंपल है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने को कितना दे रखा है, 3 इंटू 10⁻³ है ना, 3 इंटू 10⁻³। अच्छा, और एरिया भी इसके अंदर अपने को दिया होगा ना, एरिया भी गिवन है, 10 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है ना। 10 सेंटीमीटर की साइड का मतलब एरिया निकाल लेंगे। अभी देखो कि जैसे हम सिस्टम माने, ये वाला सिस्टम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आउट ऑफ प्लेन जेड एक्सिस है ना। तो अच्छा, तो एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, एक्स एक्सिस में हमारा जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के अंदर है, ठीक है। मैं फिगर फिर से बनाता हूँ एक बार, थोड़ा क्लियर। ठीक है, देखो एक्स जो मैंने बताया है कि YZ प्लेन बताया है ना, तो पहले क्वेश्चन में YZ प्लेन ये बना, ठीक है। अच्छा, अब देखो YZ प्लेन जो है ये वाला, इसका जो नॉर्मल है वो क्या है, एक्स एक्सिस तो है, और एक्स एक्सिस हमें गिवन है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस की तरफ ही दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही डायरेक्शन दे रखी है। कितनी दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, है ना। ऐसा यूनिट दे रखी है, और आई कैप दे रखा है, मतलब एक्स एक्सिस की साइड इसी डायरेक्शन में है। और इसी के बिल्कुल ये किसके नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस के नॉर्मल भी है, और ये सरफेस है, ठीक है। और सरफेस का जो नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है ना। मतलब E और इस एक्स कैप एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा 0 बन रहा है ना। ये चीज़ पता है अपने को कि जो ये जो प्लेन है इसका जो एरिया वेक्टर है ये वाला, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 एंगल बना रहा है, तो थीटा 0 है ना। तो कोस थीटा कितना, कोस 0 कितना हो जाएगा 1, है ना। क्यों ऐसा, फ्लक्स क्या होता है E A कोस थीटा ना, तो E A कोस थीटा, तो कोस 0 कितना होता है 1, तो इसको 1 ही रहने दो। तो E है आ जाएगा, E की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻³ एंड एरिया कैसे निकालोगे, हमें इसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 है ना।
तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में करोगे तो कितना आएगा 0.01, ठीक है। और इसको टोटल कैलकुलेट कर लेना, कितना आएगा 30 आएगा ऐसा यूनिट, है ना। तो 5 आएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये यूनिट होती है। फिर से लिख देता हूँ इसको, ई ए कोस 0 आएगा, कोस 0 1 होता है, तो ई ए की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 10⁻³ इंटू 0.01 कितना आएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस बाई कूलम, ये आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोला है कि जो नॉर्मल है वो 60 डिग्री बना लेता है एंगल, ठीक है ना। तो 60 डिग्री बना लेगा नॉर्मल, तो नॉर्मल ने तो 60 डिग्री मतलब एरिया वेक्टर ने 60 डिग्री एंगल बना लिया, तो है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही का वैसा है, तो कितना आएगा फ्लक्स, नया फ्लक्स 5 बोल दो, ई ए कोस 60, है ना, यही आएगा। ई की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ ए की वैल्यू 0.01, जिसका आंसर पिछली बार 30 आया था, इंटू कोस 60, कोस 60 मतलब हाफ, जो पहले आया था उसका हाफ मतलब, है ना। तो कितना आएगा 30/2 15, जो पहला 30 आया था तो अब 15 आएगा ना, क्योंकि कोस 60 वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी बस, है ना। तो ये आंसर आएगा सेकंड पार्ट का, इजी था, कोस 60 ही मल्टीप्लाई करना था सेकंड पार्ट में। अच्छा 16th क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। 60th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.5, मतलब पिछले क्वेश्चन का, थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सच दैट द फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ठीक है। इसमें पूछा क्या है हमसे, देखो इसमें ये पूछा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो तो वही है सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही दे दी एक्स एक्सिस की तरफ, लेकिन हमारा इस बार क्यूब दे दिया, और क्यूब कैसा है, ऐसा है, ठीक है। इस तरह से क्यूब है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनके साथ इनकी एक्सिस पैरेलल हो रही है, जैसे ये एक्सिस वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, ठीक है, सॉरी जेड एक्सिस के साथ में, है ना। और ये जैसे वाई है तो ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो कुछ इस तरह से अपना क्यूब बन रहा है। अब देखो क्यूब के जो सरफेसेस हैं, ये वाला सरफेस, ये जो मैंने डार्क किया है, और ये वाला सरफेस, इन्हीं दो से फ्लक्स पास होगा, इन्हीं दो से फ्लक्स पास होगा। बाकी जरा फोर्सेस जो चारों सरफेस है उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री बना रहा है, कोस 90 0, तो उनसे फ्लक्स पास नहीं हो रहा। देखो इसको S1 बोलता हूँ, इससे S2 बोलता हूँ। तो S1 से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, ई ए पास हो रहा है, अगर इसका एरिया ए है, क्योंकि इसका एरिया भी ए सेम है। तो S2 से कितना हो रहा है सोचो, माइनस ई ए हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है, और ये इस S2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, लेकिन एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे कोस 180 -1 होता है, तो S2 कितना माइनस ई ए आ रहा है। तो सच दैट कि नेट फ्लक्स कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे फ्लक्स 5 1 और फ्लक्स 5 2, तो नेट फ्लक्स कितना आ रहा है 5 1 + 5 2, तो ई ए माइनस ई ए कितना आएगा 0। इसका मतलब ये क्लोज सरफेस भी है, एक बार जैसे भी बोल सकते हैं कि क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा पास हो रहा है, तो नेट फ्लक्स वैसे भी 0 आता है, और कैलकुलेट करके भी देख लिया, है ना, क्योंकि ये दो ही सरफेस कंट्रीब्यूट करेगा, और एक से प्लस ई ए आता है, दूसरे से माइनस ई ए आता है, तो नेट कितना आएगा 0, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्लोज्ड फिगर है, तो इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा तो फ्लक्स 0 ही आएगा, दोनों चीज़ें हैं। अच्छा इसके बाद हम 17th क्वेश्चन देखते हैं। केयरफुली मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज़ दिस। तो बॉक्स के जो सरफेस से जो हमें फ्लक्स गिवन है वो इतना गिवन है, ठीक है। अब देखो व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, तो सिंपल गोजला लगा दो उसमें, है ना। और इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वाज 0 कुड यू कंक्लूड देयर वाज नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो दोनों क्वेश्चंस देखते हैं अपने, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमने वो क्या बोला, एक बॉक्स दे रखा है, ठीक, मान लो ये बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर कुछ चार्ज होगा तभी तो फ्लक्स आया है ना। यही भी स्टेटमेंट अपने को प्रूव करनी है। देखो जैसे यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, तो इसके थ्रू टोटल फ्लक्स 5 पास हुआ, तो टोटल फ्लक्स हमें 5 गिवन है ना। तो 5 कितना करना है 8 × 10⁻³ ऐसे यूनिट, है ना। अब देखो तो हमें गोसला क्या बोलता है कि नेट एनक्लोज चार्ज इस क्लोज सरफेस से एक 5 फ्लक्स इंड्यूस करेगा सच दैट वो 5 कितना होगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, जो चार्ज इनसाइड होगा इसके, ठीक है। इसको मतलब चार्ज इनसाइड कितना आएगा 5 × एप्सिलॉन नॉट, और 5 की वैल्यू हमें गिवन है 8 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है 8.85 × 10⁻⁻12 ऐसे यूनिट के अंदर, ठीक है। तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा आप देखना 7.08 × 10⁻⁻7, या इसको आप लिख सकते हो 0.07 माइक्रो कलम, है ना। चार्ज में बताना माइक्रो कलम, 0.07 माइक्रो कलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, इसको 10⁻⁻6 में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे 10⁻8 आएगा, इसको माइक्रो में करोगे तो ऐसा आएगा 0.07 माइक्रो कलम, ठीक है।
अब सेकंड पार्ट में पूछा था कि अगर इसमें से फ्लक्स मान लो 0 पास हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स इसमें से 0 पास हो रहा है, तो अगर इसमें फॉर्मूला मत लगा देना आप, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, फाई इज इक्वल टू टोटल क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों मैन यहाँ पे होता है क्यू इनसाइड, है ना, इसका मतलब क्यू नेट इनसाइड क्या है, 0 है, नेट चार्ज इनसाइड के अंदर 0 है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अंदर चार्ज ही नहीं है, हो सकता है चार्ज हो, कैसा चार्ज हो, मान लो क्यू हो और माइनस क्यू हो, इसके अंदर दोनों चार्ज हैं, मान लो एक क्यू है एक माइनस क्यू है, या ऐसे मान लो एक 2 क्यू है, एक माइनस क्यू और एक माइनस क्यू, इस तरह से 3 चार्जेस हैं, सच दैट की सम क्या होगा, नेट सम 0 है, इसलिए अब बोल सकते हैं कि फ्लक्स 0 है ना, अब सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अंदर चार्ज हो ही ना, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अंदर चार्ज हो ही ना और फ्लक्स हमेशा 0 आए, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट थी वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी यहाँ पे, कि 0 फ्लक्स का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अंदर चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अंदर चार्ज हो सकता है सच दैट कि नेट चार्ज उनका जो होगा वो 0 होना चाहिए, है ना। तो प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे है तो उनका सम 0 होना चाहिए सच दैट कि फ्लक्स 0 आए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में 18th क्वेश्चन देखो, ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज़ ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो ये जो आपको 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो बिल्कुल ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर है, 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर से। तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर, ठीक है। और इसमें हिंट भी दे रखा है अपने को कि एक इसको 10 सेंटीमीटर के एज का एक क्यूब जैसा मानो, ठीक है। तो चलो वैसा ही मान लेते हैं इसको, और इस चार्ज से हमें फ्लक्स निकालना है इस स्क्वायर से, ठीक है। तो देखो एक इमेजिनरी उसको क्यूब मान लो पहले तो, ठीक है। जब इसको इमेजिनरी क्यूब मान लोगे, ठीक है, तो इमेजिनरी क्यूब थोड़ा इस तरह से मानना है इसको, मैं फिर से बना के देता हूँ, ठीक है। अगर इसको मैं इमेजिनरी क्यूब मानूँ तो देखो मेरे से इजी हो जाएगा काफ़ी, इसमें कि फिर घोंसला लग जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 5 सेंटीमीटर क्या है, ये टोटल हाइट कितनी है, 10 है, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर जैसे टोटल हाइट का आधा है, ठीक है, सेंटर में बिल्कुल, है ना। तो इस चार्ज को इनसाइड मान लें तो इस टोटल का टोटल जो क्यूब बना है, क्योंकि क्यूब का है 10 है, साइड भी 10 है और हाइट भी 10 है ना, क्यूब बना, इस क्यूब से जो नेट फ्लक्स है वो कितना, मान लो 5 है, और वो 5 किसके चार्ज के कारण है, क्यू चार्ज के कारण है। मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, 5 इज इक्वल टू चार्ज क्यू इंटू ये टोटल फ्लक्स इस क्यूब से, इमेजिनरी क्यूब से, ठीक है। अब बताओ इस एक सरफेस से कितना होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन हमसे पूछा है, सरफेस से क्या कितना होगा, इस टोटल फ्लक्स का 1/6। क्यों ऐसा, क्योंकि हर सरफेस इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, ये सरफेस प्लस ये सरफेस ये प्लस इस तरह से 6 के 6 सरफेस मिलके अब इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्लक्स। इसका मतलब 5/6 इसका क्या होगा, एक सरफेस का कंट्रीब्यूशन होगा। 5/6 का मतलब क्या हुआ, इस टोटल को हम क्या करेंगे, इस जो भी हमारा जो नेट फ्लक्स आया है, ठीक है, उससे 1/6 कर देंगे, तो सच दैट कि हमारा ये वाला फ्लक्स आ जाएगा ना, जो क्यूब से आया उसका 1/6 कर देंगे, यही बात है। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसका मतलब हमारा जो फ्लक्स आएगा यहाँ पे, वो जो टोटल फ्लक्स है उसका 1/6 कर दो, तो टोटल बाई फ्लक्स कितना आया था हमारा, Q/ε0, है ना, टोटल क्यूब से, और इसका एक सरफेस से कितना आएगा 1/6, तो ये आ जाएगा आंसर अपना, ठीक है। तो कितना आएगा, क्यू कितना है 10 × 10⁻⁻6, है ना, 10 माइक्रोकूलम। ε0 की वैल्यू अपॉन हमें आएगी कितनी आएगी, 8.85 × 10⁻12 और इंटू 6 भी है, ये भी ध्यान रखना। टोटल चार्ज अपना, टोटल फ्लक्स कितना आएगा, ध्यान आंसर में आएगा आपका 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है, ये सोल्व करने के बाद में। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आ गया ना समझ में, बस इसका एक सरफेस कंट्रीब्यूशन 1/6 होगा टोटल फ्लक्स से, ठीक है। अच्छा, 19th क्वेश्चन क्या है, पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज द सेंटर ऑफ क्यूबिक गोज इन सरफेस दिस साइड, व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो काफ़ी ईजी है, ठीक है। अच्छा, हमें साइड दे दिया इसका, तो साइड का तो कोई रोल ही नहीं है, क्यों, नेट फ्लक्स निकालना। तो फ्लक्स तो क्या होता है भाई, टोटल चार्ज अंदर है ना, टोटल चार्ज अंदर है पर यूनिट ε0। तो हमें जो गोजियन सरफेस है उसके डायमेंशंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब डायमेंशन से उसके अंदर होने वाले चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी डायमेंशन हो हमारा, ठीक है। तो क्यू कितना है अपना चार्ज 20 माइक्रोकूलम,
20 इंटू 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो 8.85 इंटू 10⁻12। तो आपका आंसर कितना आएगा फ्लक्स यहाँ पे 2.26 इंटू 10⁵ ये आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, तो इसका तो बिल्कुल मतलब सिंपल आंसर है। तो मतलब 9.0 सेंटीमीटर है आपको कंफ्यूज करने के लिए ना, क्योंकि गॉसियन सरफेस का एरिया से कोई मतलब नहीं है चार्ज का। ठीक है, मतलब फ्लक्स का। अब देखो बल्कि और इसके अंदर हमें जो एरिया का ज़रूरत पड़ा था इस फिगर 18 क्वेश्चन में, देखो इसमें एरिया जो अपने को पड़ा था टोटल जो उसका सरफेस एरिया था वो हमें एक का निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल कितना है, एरिया कितना है, तो उसका प्रपोर्शन पता लग जाएगा यहाँ पे अपने को। लेकिन अगर हमें पूरा क्लोज सरफेस गिवन है तो एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा दोगे। ठीक है, अच्छा 20th क्वेश्चन देखो यहाँ पे। 20th क्वेश्चन क्या है, ए पॉइंट चार्ज कॉजिंग एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस, माइनस में दे रखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स माइनस का इसका मतलब क्या हुआ, हाँ इसका मतलब हुआ कि चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इनसाइड द या फिर ऑन द सरफेस। ठीक है, टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस दिस सेंटीमीटर सेंटर्ड एट द चार्ज। ठीक है, इतना सेंटीमीटर का गॉसियन सरफेस दे रखा है उसके सेंटर पे। ठीक है, इफ़ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच द फ्लक्स पास थ्रू द सरफेस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन तो हम सीधे ही बोल सकते हैं, अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसका जैसे ही, रेडियस गॉसियन सरफेस का बढ़ा दो चाहिए, फ्लक्स तो सेम ही रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा इसका 20th का, गॉसियन सरफेस बढ़ाने से फ्लक्स पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, मतलब गॉसियन रेडियस बढ़ाने पे फ्लक्स पे कोई चीज़, फ्लक्स तो उतना ही आएगा। कितना फ्लक्स आएगा फर्स्ट पार्ट में 1-1.0 इंटू 10⁻³ जो गिवन है। ठीक है, सेकंड पार्ट में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, तो काफ़ी सिंपल है, कैसे निकालोगे पॉइंट चार्ज की वैल्यू, Q इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, निकाल लोगे क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फ्लक्स की वैल्यू ये पुट कर देना -1.0 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, नेट चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से पॉइंट चार्ज आराम से निकाल लोगे। तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा आपका, ये आएगा -8.85 नैनो कोलम, तो मतलब 10⁻⁹ कोलम। ठीक है, इतना आएगा आपका। इसके बाद हम देखते हैं 21st क्वेश्चन। क्या है इसमें कि ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज। ये कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर का, उसमें अननोन चार्ज है ना, कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, देखो इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज दिस एंड द पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड, व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोला है हमें, तो इसमें आपको अगर गॉस लॉ की चीज़ें पता हैं, ठीक है, तो हो जाएगा आपका। मान लो ये स्फेरिकल स्फीयर है हमारे पास, स्फेरिकल चार्ज्ड है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, और इसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, ये दे गिवन है। अच्छा 20 सेंटीमीटर पे निकालना सेंटर से, मतलब 20 सेंटीमीटर बाहर की साइड रहेगा, है ना, तो बाहर की को स्मॉल आर लेते हैं रेडियस, और है ना जो वेरिएबल रेडियस है, और अंदर वाले की कैपिटल आर जो फिक्स है। तो इस पॉइंट पे निकालना है हमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें गिवन है। ठीक है, तो बाहर वाले पॉइंट पे आप गॉस लॉ को आपको फॉर्मूला पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इज इक्वल टू के इंटू के का मतलब 9 × 10⁻⁹ इंटू जो भी चार्ज है यहाँ पे, जो नेट चार्ज है यहाँ पे क्यू डिवाइडेड बाय में ये जो डिस्टेंस है r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू गिवन थी यहाँ पे, तो मतलब यहाँ से अपने को चार्ज निकालना है ना, तो चार्ज कितना आएगा E इंटू r²/k, है ना। तो E की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 1.5 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर के सेंटीमीटर में गिवन थी, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। तो अब चार्ज कितना निकल के आएगा टोटल आपका 6.6 नैनो कोलम। ठीक है, अच्छा 6.67 नैनो कोलम इसका आंसर आएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 21st क्वेश्चन था। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो रेडियली इनवर्ड दी है, वैल्यू से तो चलो हमने निकाल लिया चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से हमने चार्ज निकाल लिया, है ना, E इज इक्वल टू KQ/d² से निकाल लिया, E की वैल्यू गिवन थी। अच्छा इनवर्ड दे रखा है, इनवर्ड का मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये दे रखी है इस पॉइंट पे आउटसाइड द पॉइंट, इनवर्ड का मतलब इस पर चार्ज कैसा होगा, डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज होगा। मैंने रेफरेंस पॉजिटिव मान के चला था तब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। इनवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड दे तो नेगेटिव चार्ज होगा, अगर इसी पॉइंट पे आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता तो इस पर कैसा चार्ज होता, पॉजिटिव होगा। सच दैट की वैल्यू दोनों में सेम होगी, इसकी और इसकी वैल्यू दोनों भी सेम होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, बस डायरेक्शन अलग है, मतलब चार्ज का नेचर अलग अलग है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा, यहाँ भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा अगर कैलकुलेट करो तो। ठीक है, 6.6
नैनो कलम, ठीक है। इन्वर्ट दे रखा है तो इसका मतलब माइनस में आएगा आंसर, -6.6 नैनो कलम, ठीक है, यही आंसर आएगा। तो 22nd क्वेश्चन देखो, यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, डायमीटर देखा है तो रेडियस निकाल लो। स्फीयर ऑफ 2.4 डायमीटर हैज़ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना दे रखी है सिग्मा, ठीक है। तो फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज निकालना है स्फीयर पे, एंड व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो काफ़ी इजी है ये तो चार्ज कैसे निकालोगे, सिग्मा वाले फॉर्मूले से, ठीक है। मतलब इस जो अपना जो स्फेरिकल अपने को दे रखा है ये बॉडी, है ना, इस तरह से स्फेरिकल है, ठीक है ये बॉडी। अच्छा, चार्ज क्या हो जाएगा उनका, सिग्मा इंटू ए ना, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा सिग्मा, और इसकी रेडियस आर है मान लो, तो एरिया कितना हो जाएगा 4πr², ठीक है। सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है 80 × 10⁻⁶, है ना, 4 पाई की 3.14 लिख दोगे, और आर की वैल्यू आपको गिवन है 1.2, है ना, तो इसका 1.2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सोल्व करने के बाद में क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 1.44 × 10⁻³ कॉलम, इतना क्यू आएगा, है ना। तो फ्लक्स निकाल लोगे, ए पार्ट हो गया आपका। बी पार्ट में आपसे फ्लक्स पूछा है इसमें से, तो फ्लक्स निकालना आसान है। फ्लक्स कैसे निकाल लोगे, इस सरफेस से, क्योंकि चार्ज क्या दे रखा है, इस सरफेस के ऊपर ही चार्ज दे रखा है, मतलब जैसे ये सरफेस है इसके ऊपर ही चार्ज दे रखा है, ठीक है। अब बताओ मेरे को, इस सरफेस से ही फ्लक्स निकालना, मतलब गॉसियन सरफेस मान लो इमेजिनरी, जस्ट इसके ऊपर ही, मतलब जस्ट थोड़ा सा बाहर, है ना, इसके ऊपर फ्लक्स निकालना है। तो टोटल चार्ज क्यू इनसाइड कितना है, फ्लक्स कितना, क्यू इनसाइड कितना है, जो इस पे चार्ज अभी निकाला हमने क्यू, ठीक है, वही चार्ज है ना। तो मतलब क्यू निकाला 1.44 × 10⁻³ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो 8.8 × 10⁻12, कितना आंसर आएगा इसका। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.63 × 10⁸, ठीक है, ऐसा यूनिट के अंदर फ्लक्स आएगा, ठीक है, ये आएगा हमारा फ्लक्स। तो इसी तरह से हमारा 22 क्वेश्चन भी हो गया सोल्व, है ना। व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस, है ना, इस तरह से हो गया ये भी हमारा। इसका 23rd क्वेश्चन देखो, ए इन्फानाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड दिस एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो काफ़ी इजी है 23rd क्वेश्चन, ये गोज़ला का फर्स्ट एप्लीकेशन से निकल जाएगा अपना ना। तो गोज़ला का फर्स्ट एप्लीकेशन का फॉर्मूला लगा दो, E इज इक्वल टू इन्फानाइट के लिए 2k λ/r, लैम्डा पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा निकालनी है तो लैम्डा कितनी होगी E × r/2k। E की वैल्यू हमें को गिवन है 9 × 10⁴, r की वैल्यू 0.02, 2 का 2, k का 9 × 10⁹। और सोल्व कर लेना, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी अपनी, है ना, सेंटीमीटर पर कॉलम पर मीटर में आएगी, सॉरी, है ना, चार्ज बाई मीटर, है ना, 10⁻⁷ आएगी, कैलकुलेट करना, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आएगी यहाँ पे ये, है ना, 10⁻⁷ कॉलम पर मीटर, ये आंसर आएगा आपका। तो यहाँ से लीनियर चार्ज डेंसिटी निकल के आएगी ना, क्या था, इन्फानाइट था ना, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी यहाँ से फर्स्ट एप्लीकेशन था गोज़ला का। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24th क्वेश्चन। द टू large thin metal plates are parallel and close to each other on their inner surfaces. The plates having the surface charge density of the opposite sign and magnitude this. What is the electric field in the outer region of the first plate and in the outer region of the second plate and the between the plates, ठीक है। तो देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें करना क्या है, इसमें हमें 2 प्लेट्स दे रखी हैं, है ना। तो जो दो प्लेट्स दे रखी हैं हमें, पहले वो बना लेते हैं इन्फानाइट प्लेट्स, और जो इनर सरफेसेस हैं वहाँ अपने को चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इनर सरफेसेस पे, बस आउटर सरफेसेस पे नहीं है, ठीक है, कंडक्टिंग है, तो इनर सरफेसेस पे हमने गिवन है। चलो कोई लिख देते हैं, तो अंदर वाले में सिग्मा गिवन है, इसके अंदर सेकंड वाले के अंदर में माइनस सिग्मा गिवन है, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। देखो अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पहले के कारण देखो, फर्स्ट प्लेट के कारण, है ना, तो हम रीजन बना लेते हैं इसके अंदर, रीजन मान लो ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, ठीक है, तो रीजन बनाते हैं। ये रीजन 1 हो गया रोमन में, ये रीजन 2 हो गया रोमन में, ये रीजन 3 हो गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट प्लेट के अंदर रीजन रोमन 1 के अंदर कैसा आएगा, रीजन 1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसा आएगा। सेकंड रीजन में कैसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट प्लेट के कारण ऐसा आएगा। और थर्ड रीजन में फर्स्ट प्लेट के कारण थर्ड रीजन में कैसा आएगा, राइट में, क्योंकि इसकी फर्स्ट प्लेट के राइट हैंड साइड ये थर्ड रीजन, तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। और वैल्यू सबकी क्या होगी, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट,
क्लियर है ये तो। अब देखो सेकंड, अब सेकंड के कारण देखो सेकंड नेगेटिव है तो इनवर्ड आएगी, है ना। तो सेकंड के राइट हैंड साइड थर्ड रीजन है तो उसमें कैसे आएगी, इनवर्ड ऐसी आएगी, है ना। उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी इनवर्ड आएगी, ये भी इनवर्ड आएगी और ये भी इनवर्ड आएगी, ऐसे, है ना। तो सबकी वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देख रहे हो जो रीजन रोमन का 1 है ये एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, रीजन 2 है ये भी कैंसिल हो रहा है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा, लेफ्ट टू द प्लेट 1 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 आएगा, तो बच्चे का कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर में, है ना। तो मैं फिर से बना देता हूँ। तो सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी प्लेट्स के, वो क्या आई थी, ये और ये, है ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में कितनी आएगी, दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा, 2 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अगर प्लेट हमारी इस तरह से है, ये पॉजिटिव सिग्मा है, माइनस सिग्मा है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस साइड 0 आएगी, इस साइड 0 आएगी और इन साइड में ये आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी 4 प्रॉब्लम्स है वो कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर हैं इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर टाइम मिला तो जो एडिशनल एक्सरसाइज है इसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।